आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का अनसॉल्व पेपर का सेट 1 2025 का 346 JS का हल करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग इसी सेट का खंड अ, ब और स हल किए थे। आज हम लोग खंड द को हल करेंगे। खंड द का चौथा जो सवाल है या चौथा जो प्रश्न है वो कह रहा है गॉस के नियम का उपयोग करते हुए एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है, इसका हल देखते हैं। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक माना एक अनंत लंबाई का धनावेशित तार है। जैसा कि चित्र में आपको देखिए यहाँ पे धनावेश करके एक तार दिखाया गया है जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। तार से r दूरी पर P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ये तार है आपको जो धनावेश से दिखाया गया है। इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की क्या निकालना है, तीव्रता। इसके लिए P बिंदु से गुजरने वाला L लंबाई का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण E समान होगा और उसकी दिशा बाहर की ओर होगी। इस पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल अवयव dA लेते हैं। क्षेत्रफल अवयव dA लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए। क्षेत्रफल अवयव हमने क्या माना, dA लिया है। विद्युत क्षेत्र E तथा dA एक ही दिशा में है, अतः विद्युत क्षेत्र E और dA का जो अदिश गुणनफल होगा वो E इंटू dA cos थीटा। थीटा की वैल्यू क्या होगा यहाँ पे 0 डिग्री, इसलिए क्या हो जाएगा E इंटू dA। गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई E समाकलन होगा E इंटू dA के बराबर समाकलन E इंटू dA बराबर E समाकलन dA के, जिसका मान होगा समाकलन करने पे E इंटू 2 पाई R इंटू L के। पृष्ठ के समतल सिरों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स शून्य होगा क्योंकि इन तलों पर विद्युत क्षेत्र E तथा dA परस्पर लंबवत होते हैं। अतः गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई E बराबर E इंटू 2 पाई R L। लेकिन गॉस के प्रमेय से हम कह सकते हैं कि जो विद्युत फ्लक्स होता है वह बराबर होता है Q अपान एप्सिलॉन नॉट गुना के। ठीक है, लेकिन रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा Q अपान L के बराबर होता है। Q अपान L का मतलब एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेशों की संख्या, या Q बराबर लैम्डा इंटू L। इसलिए हम कह सकते हैं कि फाई E बराबर जो होगा वो लैम्डा इंटू L अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। तो समीकरण 1 और 2 से हम लोग लिख सकते हैं E इंटू 2 पाई RL बराबर लैम्डा इंटू L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा, E बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट, और इसे ही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न क्या रखा है, परावर्तित दूरदर्शी का किरण आरेख खींचिए, इसकी कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। तो किरण आरेख बहुत ही सिंपल है, आप इसे खींच सकते हैं। इसके आंसर को हम लोग देखते हैं। ठीक है, किरण आरेख या कार्यविधि, पहला क्या होता है, पहले पॉइंट में दूर स्थित वस्तु से आने वाली समांतर प्रकाश किरणें बड़े अवतल दर्पण पर गिरती हैं। दूसरा, फोकस पर केंद्रित होने से पहले ये किरणें एक छोटे उत्तल दर्पण से टकराती हैं। तीसरा पॉइंट, उत्तल दर्पण इन किरणों को नेत्रिका की ओर परावर्तित करता है जहां अंतिम प्रतिबिंब बनता है और देखा जाता है दाब
इसमें वर्ण विपथन का दोष नहीं होता और प्रतिबिंब चमकीला बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थों में विभेद कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, इसको देखते हैं। प्रश्न उत्तर संख्या 4 का ग। तो इसको हम क्या करेंगे, चार्ट की तरह बना लेंगे, जैसे कि आपको चित्र में इसमें दिखाया जा रहा है। एक तरफ लिखेंगे गुण, फिर लिखेंगे प्रतिचुंबकी, फिर लिखेंगे अनुचुंबकी और फिर लौह चुंबकी। गुण में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, चुंबकीय व्यवहार, चुंबकीय व्यवहार। प्रतिचुंबकीय क्षेत्र में मामूली रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, मतलब प्रतिचुंबकीय जो पदार्थ होंगे ये चुंबकीय क्षेत्र में मामूली रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। अनुचुंबकीय क्षेत्र में, अनुचुंबकीय पदार्थ ये चुंबकीय क्षेत्र में मामूली रूप से आकर्षित होते हैं। फिर से सुनिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में मामूली रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में मामूली रूप से आकर्षित होते हैं, जबकि लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में प्रबलता से आकर्षित होते हैं, प्रबलता से आकर्षित होते हैं। प्रवृत्ति, प्रतिचुंबकीय पदार्थ ऋणात्मक और कम होते हैं, जीरो से क्या होते हैं, कम होते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, धनात्मक और जीरो से अधिक होती है उनकी प्रवृत्ति। लौह चुंबकीय पदार्थ धनात्मक और बहुत अधिक होती है, उदाहरण तांबा, ठीक है, ये जल, बिस्मित, ये सब क्या है आपके प्रतिचुंबकीय हैं। एल्युमिनियम, सोडियम, प्लेटिनम ये सभी आपके क्या है, अनुचुंबकीय हैं। लोहा, निकिल, कोबाल्ट ये आपके क्या है, लौह चुंबकीय पदार्थ हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 4 का घ ने क्या दे रखा है, ऊर्जा बैंड के आधार पर चालकों, कुचालकों एवं अर्धचालकों के वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए। ठीक है, देखते हैं इसका उत्तर। चलिए देखते हैं। ठोसों में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के दो मुख्य बैंड होते हैं, पहला संयोजी बैंड और चालन बैंड, संयोजी बैंड और चालन बैंड। इनके बीच के अंतर को ऊर्जा अंतराल कहते हैं। इनके बीच के अंतर को, मतलब कि चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, ऊर्जा अंतराल कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं चालक किसे कहते हैं। चालक, इनमें संयोजी बैंड और चालन बैंड, संयोजी बैंड और चालन बैंड एक दूसरे पर अति व्यापित होते हैं। अति व्यापित का मतलब, जैसे ये मैं आपको दिखा रहा हूं अपना हाथ, इस तरीके से दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाते हैं, लगभग अति व्यापित हो जाते हैं। अति व्यापित का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर आ जाना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित होते हैं, उदाहरण के रूप में आपका तांबा हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, ये सभी। कुचालक, इनमें ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक, ऊर्जा अंतराल क्या होता है, बहुत अधिक होता है। इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में नहीं आ पाते या नहीं जा पाते। उदाहरण जैसे आपका लकड़ी हो गया, रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, ठीक है, ये सभी आपके पदार्थ। अर्धचालक, इनमें ऊर्जा अंतराल कम होता है, परम शून्य ताप पर ये कुचालक होते हैं, लेकिन ताप बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चले जाते हैं, जैसे आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहे हैं स्वप्रेरकत्व से क्या तात्पर्य है। एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व 0.4 मिली हेनरी है, 0.4 मिली हेनरी है। ठीक है,
इसमें बहने वाली धारा का मान 0.1 सेकंड में 1 एम्पियर से परिवर्तित हो जाती है। प्रेरित विद्युतवाहक बल की गणना कीजिए। आपको इसमें प्रश्न भी पूछा गया है और आपको एक आंगिक प्रश्न भी हल करने के लिए दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका हल। परिभाषा देखते हैं। खंड द का प्रश्नोत्तर संख्या 4 का अंग। परिभाषा, जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसी कुंडली में मुख्य धारा के विरोध में एक प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। घटना को क्या कहते हैं? स्वप्रेरण कहते हैं। और जो आंगिक प्रश्न है उसको हम लोग हल करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, आंगिक प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि दिया क्या है। दिया है, क्या दिया है? तो आप यहां देख सकते हैं स्व प्रेरकत्व दे रखा है। स्व प्रेरकत्व, ठीक है। क्या दे रखा है? स्व प्रेरकत्व कितना? स्व प्रेरकत्व को कैपिटल एल से दिखाते हैं और इसका मान दे रखा है 0.4 मिली हेनरी। मिली हेनरी 0.4 मिली हेनरी को लिख सकते हैं क्या? 0.4 मिली के स्थान पे लिख सकते हैं 10 की घात -3 और हेनरी। और क्या हो जाएगा आपका? हेनरी। ठीक है, तो ये हो गया। और आपको दे रखा है समय अंतराल। क्या दे रखा है? समय अंतराल। समय अंतराल कितना दे रखा है? समय कितना दे रखा है? तो डेल्टा टी। यह आपको दे रखा है 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड। आप यहाँ पे समय अंतराल लिखिए या समय बस लिख सकते हैं। और आपको दे रखा है धारा में परिवर्तन। धारा में परिवर्तन, प्रश्न में देखेंगे तो आपको दे रखा है धारा में परिवर्तन। ये आपको कितना दे रखा है? धारा में परिवर्तन कितना दिया है? धारा में परिवर्तन को हम लोग दिखाते हैं डेल्टा आई के साथ। डेल्टा आई से दिखाते हैं, ठीक है। और इसका मान दे रखा है आपको 1 एम्पियर। कितना दे रखा है? 1 एम्पियर, ठीक है। अब हम लोग यहां से निकालेंगे प्रेरित विद्युतवाहक बल। प्रेरित विद्युतवाहक बल, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं क्या? प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल आपका किसके बराबर होता है? वह होता है आपका L डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी के। L इंटू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। अब इसका मान रखते हैं तो L का मान हमारा कितना दे रखा है? 0.4 गुणित 10 की घात -3 और डेल्टा आई का मान कितना दे रखा है आपको? 1 और डेल्टा टी का मान कितना दे रखा है हमें? 0.1, ठीक है। 0.1। अब इसको देखते हैं और क्या लिख सकते हैं इसको। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 0.4 बटे 0.1 गुणित 10 की घात -3। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 4 गुणित 10 की घात -3 वोल्ट। या इसे लिख सकते हैं हम लोग
4 10⁻³ को लिख सकते हैं एम यानी मिली, और यहाँ लिख सकते हैं वोल्ट। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, कितना आ जाएगा 4 मिली वोल्ट। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल हमारा ये हो गया खंड द कि 4 यहाँ पे क ख ग और अंग तक के क्वेश्चंस हो गए। अब हम लोग अगला देखते हैं। अगला क्या दे रखा है 5 प्रश्न उत्तर संख्या 5 का क में दे रखा है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है। क्या पूछा गया है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर का परिपथ चित्र बनाकर उसकी कार्यविधि समझाइए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हम लोग ट्रांसफार्मर क्या है, किस सिद्धांत पे कार्य करता है, इसको देखते हैं। पहले प्रश्न उत्तर संख्या 5 क खंड द है आपका। सिद्धांत देखते हैं। सबसे पहले ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब प्राथमिक कुंडली में बहने वाली प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तन होता है तो द्वितीयक कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे उसमें एक प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न हो जाता है। मतलब जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर यह निम्न विभव वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को उच्च विभव वाली निर्बल धारा में बदलता है। परिपथ और कार्यविधि देखते हैं इसका। इसमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ns प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या np से अधिक होता है। कहने का मतलब कि द्वितीय कुंडली में जो फेरों की संख्या है वो प्राथमिक कुंडली की अपेक्षा अधिक होता है। जब प्राथमिक कुंडली को AC स्रोत से जोड़ा जाता है तो प्रोड में एक प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र बनता है। ठीक है, क्योंकि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक है इसलिए उसमें उत्पन्न वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से अधिक होता है। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग यहां से देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है ख समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है जब प्लेटों के बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए। दूसरा इसी में कह रहा है प्लेटों का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए। तीसरा कह रहा है प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम भर दिया जाए। ठीक है, इस प्रश्न को देखते हैं। चलिए, प्रश्न उत्तर संख्या 5 के ख खंड द का ही रहेगा। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक है, जहां A क्या है क्षेत्रफल है, D क्या है प्लेटों के बीच की दूरी है, K क्या है परावैद्युतांक है। पहले प्रश्न का आंसर देखते हैं। जब प्लेटों के बीच की दूरी D दोगुनी कर दी जाए तो क्या होता है कि धारिता आधी हो जाएगी। दूसरा प्रश्न दूसरे प्रश्न का उत्तर जब प्लेटों का क्षेत्रफल A आधा कर दिया जाएगा तो धारिता आधी हो जाएगी। क्षेत्रफल को आधा करेंगे फिर भी धारिता क्या होगी आधी हो जाएगी। जब प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम भर दिया जाए जैसे कि हवा के लिए K बराबर 1 होता है, माध्यम भरने पर K का मान 1 से अधिक होगा, धारिता K गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है प्रकाश के व्यतिकरण तथा विवर्तन से क्या अभिप्राय है, व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें लिखिए। ठीक है, देखते हैं। देखिए व्यतिकरण क्या होता है। जब समान आवृत्ति की 2 प्रकाश तरंगें एक ही दिशा में गमन करती हैं तो उनके अध्यारोपण के कारण माध्यम के कुछ बिंदुओं पर
प्रकाश की तीव्रता अधिक और कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम हो जाती है। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। विवर्तन, जब प्रकाश किसी अवरोध या छिद्र के किनारे से टकराकर मुड़ता है और उसकी छाया में प्रवेश करता है तो इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें, पहला क्या है, दोनों प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए, कला संबद्ध होने चाहिए। दूसरा क्या है, दोनों तरंगों की आवृत्ति समान होनी चाहिए, दोनों तरंगों की आवृत्ति क्या होनी चाहिए, समान। तीसरा क्या है, दोनों तरंगों का आयाम लगभग समान होना चाहिए। चौथा पॉइंट क्या है, दोनों स्रोत एक दूसरे के अत्यंत निकट होने चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है, घ व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोधों में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, देखते हैं इसके। देखिए, व्हीटस्टोन सेतु संतुलन शर्त का निगमन। चित्र में चार प्रतिरोध P, Q, R तथा S एक चतुर्भुज ABCD की चार भुजाएं बनाते हैं। देखिए, यहाँ है P, ये रहा Q, ये रहा S और ये रहा R। ये ABCD की चार भुजाओं को बनाती हैं। ठीक है, विकर्ण BD में धारामापी तथा विकर्ण AC में एक सेल लगा हुआ है। BD में क्या है, एक धारामापी लगा हुआ है और विकर्ण AC में क्या लगा हुआ है, एक सेल लगा हुआ है। संतुलन अवस्था में प्रतिरोधों में बहने वाली धाराएं चित्र अनुसार हैं। संतुलन अवस्था में धारामापी कोई धारा नहीं बहती। कहा जा रहा है कि संतुलन अवस्था में धारामापी में कोई भी धारा नहीं बहती, अर्थात बिंदु B व D एक ही विभव पर हैं। अतः A व B के बीच विभवांतर बराबर होगा A व D के बीच विभवांतर, अर्थात I1P बराबर होगा I2R के। समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार C व B के बीच विभवांतर बराबर होगा C व D के बीच विभवांतर, अर्थात I1Q बराबर होगा I2S के। समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर I1P अपान I1Q बराबर I2R अपान I2S। तो I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, I2 से I2, तो हम इसे लिख सकते हैं P अपान Q बराबर R अपान S। यही सेतु की संतुलन शर्त है और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, अगले प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग। अब घ का ही क्या करते हैं, अथवा दे रखा है। कह रहा है कि एक ही धातु के तीन तारों की लंबाई का अनुपात 3:2:1 है तथा द्रव्यमानों का अनुपात 1:2:3 है। उन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। कुल मिला के यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है, एक आंकिक प्रश्न दे रखा है, उसको हमें क्या करना है, हल करना है। चलिए देखते हैं। इसके लिए क्या दिया है, हमें लंबाई का अनुपात दे रखा है L1 अनुपात L2 अनुपात L3 बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3:2:1। द्रव्यमान का अनुपात दे रखा है M1 अनुपात M2 अनुपात M3 बराबर 1:2:3। धातु एक ही है, अतः घनत्व और प्रतिरोधकता यानी रो समान होंगे। तो सूत्र क्या होता है यहाँ पे, सूत्र जो होता है हमारा प्रतिरोधकता का यानी प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, प्रतिरोध, देखिए प्रतिरोध को हम किससे दिखाते हैं, R से, और ये बराबर होता है R बराबर रो इंटू L अपॉन A, L अपॉन
ए होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, सूत्र होता है। क्योंकि द्रव्यमान क्योंकि द्रव्यमान ठीक है, क्योंकि द्रव्यमान क्या है, एम है। मान एम बराबर क्या होता है, आयतन इंटू क्या होता है, घनत्व। आयतन इंटू क्या होता है, घनत्व। आयतन को हम लिख सकते हैं क्या, क्षेत्रफल यानी ए इंटू लंबाई, और घनत्व को हम किससे दिखाते हैं, डी से। ठीक है, तो यहां से लिख सकते हैं, इसलिए यहां क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसलिए ध्यान से देखिए, हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए बराबर एम अपॉन एल इंटू डी। ए बराबर, अब ए का मान रखने पर, ए का मान प्रतिरोध के सूत्र में रखने पर अब यहां से प्रतिरोध के सूत्र में रखते हैं, तो ये हो जाएगा आर बराबर रो, ठीक है, एल अपॉन ए के स्थान पे क्या लिखेंगे, एम अपॉन एल इंटू डी। ये क्या हो जाएगा आपके बराबर किसके हो जाएगा, रो इंटू डी इंटू एल स्क्वायर अपॉन एम, एल स्क्वायर अपॉन एम के हो जाएगा। ठीक है, और हम इसको लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, अतः हम इसे लिख सकते हैं क्या, यहाँ देखिए, यहाँ से लिख लेते हैं हम लोग। अतः हम कह सकते हैं इसे, अतः आर जो होगा प्रतिरोध, वह हमारा हो जाएगा समानुपाती हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन एम के। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसका गणना करें, क्या करें, गणना जो हमें दे रखा है धातुओं का, मतलब द्रव्यमान और लंबाइयों का अनुपात, तो उसका अगर गणना कर रहे हैं तो यहाँ पे पहला जो हमें दे रखा है L1 का मान दे रखा है, इस सूत्र के अनुसार R1 बरा समानुपाती हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर बटे द्रव्यमान कितना है 1 बराबर कितना आ जाएगा 9। दूसरा देखते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं R2 समानुपाती हो जाएगा 2 का स्क्वायर बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा 2। याद रहे क्योंकि यहाँ पे L2 का मान 2 दे रखा है और M2 का मान भी 2 है। तीसरा देखते हैं, गणना करने पर तो R3 समानुपाती हो जाएगा 1 का स्क्वायर बटे 3 बराबर 1 बटे 3, 1 बटे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे हम इसको लिखना चाहें, इसको लिख क्या सकते हैं, देखिए इसका अनुपात हमें प्राप्त हो जाएगा, इसका क्या करते हैं, अनुपात हम लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, ठीक है, इसका अनुपात हम लिख सकते हैं यहाँ से, एक मिनट, ठीक है। अब इसका अनुपात हम क्या लिख सकते हैं, देखिए
अनुपात हमारा जो प्राप्त होगा वो हो जाएगा 9 अनुपाते 2 अनुपाते 1/3। ठीक है, अब इसको पूर्ण संख्या के रूप में लिखना है। लिख सकते हैं तो संख्या संख्या बनाने के लिए 3 से गुणा करने पर, 3 से क्या करेंगे, गुणा करने पर 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणित 9 अनुपाते 2 गुणित 3 या 3 गुणित 2, तो आप लिख लो, और फिर हो जाएगा 3 गुणित 1/3। तो 3 से 3 ये कट जाएगा, बाकी ये हो जाएगा 27 अनुपाते 6 अनुपाते 1। ठीक है, अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः प्रतिरोधों प्रतिरोधों क्या लिख सकते हैं, अतः प्रतिरोधों का अनुपात जो है, का अनुपात 27 अनुपाते 6 अनुपाते 1 होगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग यहाँ से। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, अगला प्रश्न कह रहा है परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है, 5 का अंक का प्रश्न है। इसमें आपको दे रखा है परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है, इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। क्या दे रखा है, प्रश्न संख्या 5 के अंक, संपर्क में रखे लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी जब दोनों लेंस उत्तल हों, माना दो पतले उत्तल लेंस L1 व L2 है। ये आपका क्या है, L1, ये आपका क्या है, L2 की मुख्य अक्ष एक ही है, मतलब दोनों लेंसों की मुख्य अक्ष क्या है, एक ही है, तथा फोकस दूरियां F1 व F2 है। वायु में एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं। एक बिंदु वस्तु O मुख्य अक्ष पर पहले लेंस L1 के सामने U दूरी पर है। ठीक है, यदि लेंस L2 न हो तो L1 वस्तु का प्रतिबिंब I डैश पर बनाएगा। क्या रहा है, यदि लेंस L2 न हो तो L1 जो लेंस है वह उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, I डैश पर, यहां पर। ठीक है, यदि I डैश पर L1 से दूरी भी हो तो लेंस के सूत्र से हम लोग लिख सकते हैं 1/v डैश माइनस 1/u बराबर 1/f1। समीकरण नंबर 1 मानते हैं इसको। आगे देखिए, पहले लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब इसके लेंस के ये आभासी वस्तु का कार्य करता है। दूसरा लेंस इसका अंतिम प्रतिबिंब I पर बनता है। दूसरा लेंस इसका अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता है, I पर बनता है, जिसकी L2 से यानी दूसरे लेंस से V हो, यानी प्रतिबिंब क्या हो, V हो। तो लेंस के सूत्र से इसको लिख सकते हैं 1/v माइनस 1/v डैश बराबर 1/f2। समीकरण 1 व 2 को
जोड़ने पर, तो 1/v माइनस 1/u बराबर हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, 1/v माइनस 1/u बराबर किसके होगा, 1/f1 प्लस 1/f2। यदि इन दोनों लेंसों के स्थान पर एक एक अकेला ऐसा पतला लेंस प्रयोग किया जाए जो u दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब भी दूरी पर बनाए, तो उसकी फोकस दूरी कैपिटल F के लिए 1/v माइनस 1/u बराबर 1/F हो जाएगा। समीकरणों 3 तथा 4 से हम लिख सकते हैं क्या, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, या इसी को लिख सकते हैं कैपिटल F बराबर f1 f2 अपान f1 प्लस f2। यहाँ कैपिटल F क्या है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, और ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इसके आगे जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उसको हल करेंगे हम लोग। ठीक है, धन्यवाद।